कि वक्फ के ऊपर में जो तरमीमी बिल आया है वो पूरा का पूरा बिल जो है वो इस तरह बनाया गया, इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि उससे वक्फ की प्रॉपर्टी के हड़प होने के, ख़त्म होने के अंदेशा है कि अगर ये बिल मंजूर हो गया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये फ़ैसला है कि हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे। तो एक साहब ने पूछा तो गोया आप शाहीन बाग बनाएंगे? तो मैंने कहा ये आपका वर्जन है, मेरा वर्जन नहीं है। अलबत्ता शाहीन बाग में मुझे कोई गैर कानूनी बात नज़र नहीं आती। इतनी तो ये कहा कि हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे, क्या शक्ल होगी? ये बात अश्योर करते हैं हम लोग कि वो पीसफुल होगा, वो डेमोक्रेटिक होगा, वो कानून के दायरे में होगा, वो लैंड रूल ऑफ लॉ के अंडर में होगा। वक्फ के मामले में तमाम मुस्लिम तंजीमें एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, उनमें कोई इफ्स एंड बट नहीं है। जमजम की महक, इश्क का पैगाम, रिवायतों का अक्स, मोहब्बत का नाम, छूटे ना ये जादू, रहे साथ हर पल, जमजम के इत्र से महके हर पल, जमजम परफ्यूमस, जहाँ हर खुशबू एक कहानी बुनती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक दिल्ली में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की मुखालफत में जो जेपीसी कमेटी में भेजा गया और उसके बाद फिर उसको अब ऑन टेबल करके पार्लियामेंट में लाने की बात की जा रही है, उसको लेकर मुखालफत के लिए कॉल दी गई और 13 तारीख को यानी होली से महज एक दिन पहले की ये कॉल थी जंतर मंतर पहुँचने की, लेकिन उसको कॉल ऑफ कर दिया गया है। लोगों को, यहाँ आने वाले जो इसमें पार्टिसिपेंट्स थे उनको भी, तमाम लोगों को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, सबको इसमें मदऊ किया गया। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें चाहे जेडी हो या टीडीपी हो या और दूसरे पार्टियाँ हों, सबको इनवाइट किया गया था। मैसेज ये अब क्लियर कर दिया गया है कि अब 13 तारीख की बजाय ये 17 तारीख को धरना और प्रदर्शन होगा। मेरे साथ इस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन कासिम रसूल इलियास साहब हैं। सर, आप लोगों ने इसको कॉल ऑफ किया तो पहले भी तो ये हो सकता था, बनाने से पहले मालूम था कि 14 तारीख की होली आ रही है और 13 को आप लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे थे। देखिए, असल में हमारा प्रोटेस्ट तो 10 तारीख के लिए था, जिस दिन पार्लियामेंट शुरू होने वाली है। 10 तारीख की परमिशन हमको नहीं मिली और ये कहा गया कि आपको 10 दिन पहले अप्लाई करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। तब हमको 13 तारीख की परमिशन मिली तो हमने 13 तारीख को प्रोग्राम करने का फ़ैसला किया था। 13 तारीख का जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम को हमने तय किया था कि हम 1 बजे उसको समाप्त कर देंगे ताकि लोग अपने घरों को वापस लौट जाएं और होली के दहन से पहले ही लोग अपने घर तक पहुंच चुके होंगे। लेकिन 13 तारीख को एक बात यह हुई कि पार्लियामेंट के लोग बहुत सारी बड़ी तादाद में उस धरने में शिरकत करने वाले थे। उनके तरफ से ये बात आई कि अब 13 तारीख को होली की वजह से छुट्टी डिक्लेयर हो गई है, चुनांचे हम लोगों के लिए आना पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप इस धरने को बढ़ा दें थोड़ा सा तो हम आ सकते हैं। इसी वजह से 13 को होली है, 14 को होली है, 2 दिन छुट्टी है, उसके बाद सैटरडे संडे है, तो उसके बाद 17 को मंडे है। हमने मंडे का फैसला किया है। सर, सवाल ये बनता है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को लेकर के मुसलमान ख़ास तौर से कासिम रसूल इलियास साहब बहुत ज़्यादा परेशान हैं और क्योंकि जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इसको भेजा गया, आप लोगों की तरफ से 1-2 नहीं बल्कि लाखों की तादाद में ईमेल गए, लोगों ने इसको अपोज़ किया, इसकी मुखालफत में भेजा और लोग ये चाहते थे कि किसी तरह से मुसलमानों की जो जायदाद हैं, औकाफ़ की हैं, वो सरकार ना छीन ले। उसकी नियति के ऊपर भी एक सवाल था। लेकिन अब जब ये हो गया तो आप लोगों को क्या ऑब्जेक्शन इसमें नज़र आ रहा है? देखिए, वक्फ के ऊपर में जो तरमीमी बिल आया है वो पूरा का पूरा बिल जो है वो इस तरह बनाया गया, इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि उससे वक्फ की प्रॉपर्टी के हड़प होने के, ख़त्म होने के अंदेशा है। दिल्ली के बल्ली मारान से निकला हुआ ब्रांड शाहजी डेयरी अपने हर त्योहार व हर खुशी के मौके की मिठास बढ़ाएं। शाहजी की मशहूर, शुद्ध व स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ खुद भी खाएं और पूरे परिवार को खिलाएं। शाहजी मिल्क, हमारी पहचान शुद्धता। मतलब मुसलमान जो अंदेशा में है, जो इस बात के उन्हें शक है कि मुसलमानों की जायदादें सरकार ले लेगी, छीन लेगी, अपना कब्ज़ा कर लेगी, वो बात साबित होती दिखाई दे रही है आपको?
जी बिल्कुल साबित होती दिखाई दे रही है। कैसे? मुसलमानों की जायदाद नहीं बल्कि वक्फ की जायदाद है, मस्जिद है। देखिए कई ऐसे प्रोविज़न थे वक्फ के अंदर। देखिए वक्फ बिल क्या था, वक्फ तो हमने नहीं बनाया, वक्फ एक्ट, वक्फ तो पार्लियामेंट ने बनाया। लेकिन जब भी पार्लियामेंट में वक्फ का कानून बना है, मुसलमानों से बहुत विस्तार से बातचीत होकर बनाए। ये पहली बार ऐसा कानून बनाया गया जिसमें मुसलमानों से बात ही नहीं की गई। दूसरी बात यह है कि इस कानून में कई ऐसे प्रोविजंस थे जो वक्फ को प्रोटेक्ट करते थे, प्रॉपर्टी को, वो छीन लिए गए, निकाल दिए गए। मिसाल के तौर पे दो तीन बातें आपको कहूँगा। एक बात ये थी कि हमारे यहाँ एक लॉ ऑफ लिमिटेशन है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी पर किसी और आदमी ने कब्ज़ा कर रखा है और 12 साल तक उस कब्ज़े को उस मालिक ने चैलेंज नहीं किया तो प्रॉपर्टी अब जिसने कब्ज़ा किया उसकी हो जाएगी। लेकिन जितने इंडोमेंट्स हैं मुसलमानों के, सिखों के, हिंदुओं के, उन सबको उस कानून से एग्जेप्ट किया गया था। अब इस कानून में, अब ये तरमीम बिल में वक्फ से वो एग्जम्पशन ख़त्म कर दिया गया। यानी ये कि अगर किसी ने वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर रखा है 12 साल तक और किसी ने चैलेंज नहीं किया, वक्फ बोर्ड ने चैलेंज नहीं किया, तो अब वो प्रॉपर्टी उसकी होगी। इसके वजह से हरियाणा में, पंजाब में ऐसी बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी है जहाँ मुस्लिम आबादी नहीं, दूसरों ने कब्ज़ा कर रखा है, लेकिन लीगली वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब लीगली वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। दूसरी बात यह है कि इसमें एक ये भी है कि वक्फ के अंदर एक शिक है एक्ट में, जो वक्फ बाय यूज़र की शिक है कि अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, मस्जिद है, नमाज़ पढ़ी जा रही है, कब्रिस्तान है, तदफीन हो रही है, तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी होगी, चाहे वो लैंड रिकॉर्ड में हो या ना हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड हो या ना हो, वो वक्फ मानी जाएगी। इन्होंने इसको हटा दिया इसमें से। तीसरी बात ये कि वक्फ को मैनेज करने के लिए हमारे यहाँ वक्फ कानून के अंदर 2 अदारे हैं, एक है सेंट्रल वक्फ काउंसिल और एक है वक्फ बोर्ड। अब उसमें क्या है कि ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में जो मेंबर होते हैं वो सब मुसलमान होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट से आ रहे हों, चाहे असेंबली से आ रहे हों, चाहे बार काउंसिल से आ रहे हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी से आ रहे हों। उनके लिए मुसलमान होने की शर्त थी, अब वो शर्त हटा दी गई। अब मतलब कोई नॉन मुस्लिम जो है वो भी वक्फ के उसमें मेंबर हो सकता है? बिल्कुल। और ये भी कि 2 नॉन मुस्लिम कंपलसरी नहीं होंगे, बाकी लोग भी नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आप लोगों को यही नज़र आ रहा है कि अब अगर ये भी एक ऑब्जेक्शन है। और ये हिंदुओं के वक्फ हैं, सिखों के वक्फ हैं, उन पर ये लागू नहीं होता है। हिंदू एंडोमेंट वगैरह में कोई मुसलमान शामिल नहीं हो सकता। आप तमाम दर्शक भी जानते होंगे कि जो हिंदू एंडोमेंट एक्ट वगैरह है या जो सिखों का है, उनके अपने पर्सनल लॉ बोर्ड्स में और उनके एक्ट्स में कोई मुसलमान मेंबर नहीं बन सकता। तो सवाल ये है कि फिर वक्फ के मामलात में वक्फ बोर्ड्स में ही क्यों? एक ये बहुत बड़ा आप लोगों का क्वेश्चन है। जेपीसी ने इसको कंसिडर नहीं किया, आपको कैसे पता? अरे भाई जो बिल सबमिट हुआ है अब उसमें से वो हटा दिया गया सब चीज़ें। मतलब ये कि उसमें से कोई रद्द-बदल नहीं किया गया। जो हमने दिया था उस पर बात नहीं की गई। अपोजिशन के जो मेंबरान थे जेपीसी के, उन्होंने 44 अमेंडमेंट दिए थे, वो सब रिजेक्ट हो गए। और बीजेपी उसके अलावा ने 14 अमेंडमेंट दिए थे, वो मान लिए गए। तो ये तो सबके सामने वाज़े है। मिली तंजीमों का आपको कितना साथ मिल रहा है? मैं एक सीधा सवाल आपसे करना चाहता हूँ। जहाँ आपस में ही सबसे ज़्यादा सवाल इस चीज़ को लेकर के होता है कि मिली तंजीमें जो हैं, जिनसे मुसलमानों की तादाद लाखों करोड़ों जुड़ी हुई है, वो किसी का कुछ होता है, किसी का इफ़ है तो किसी का बट है। वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंडर अम्ब्रेला कैसे आकर के इसको सक्सेसफुल बना करके ये कैंसिल करा सकती हैं या देखिए इस वक्फ के मामले में तमाम मुस्लिम तंजीमें एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। उनमें कोई इफ्स एंड बट नहीं है। मैं कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूँ वहाँ पे पटना से। वहाँ पे यहाँ से लेकर वहाँ तक जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने सेक्ट्स हैं, जितने स्कूल ऑफ थॉट हैं, सब के लोग बैठे हुए थे और सब ने वही बात की जो मैंने की। तो इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है मुसलमानों में वक्त के मामला को लेकर। आपकी वहाँ पर एक बात और बहुत ज़्यादा वायरल हुई, हालांकि वो नाम आपने नहीं लिया,
शाहीन बाग को लेकर के एक सवाल किया जा रहा है और मैं भी इसको ज़रूर आपसे पूछना चाहता हूँ। मीडिया उसको बहुत ज़ोर शोर से दिखा रही है इस वक्त, जबकि आप बैठे हैं तभी भी कई चैनल्स पे वो चल रहा है। उसमें ये कहा गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की मुखालफत है, इसको लेकर के कहा कि अगर ज़बरदस्ती इसको थोपा जाता है, पास कर दिया जाता है और पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी हुकूमत इसको बाय हुक और बाय क्रुक ले ही आएगी पब्लिक डोमेन में, तो हम चक्के जाम कर देंगे, रोड रोक देंगे, प्रोटेस्ट होगा और एक दूसरा शाहीन बाग दुनिया को देखने को मिलेगा। ये बात हमने नहीं कही। हमने सिर्फ ये कहा कि अगर ये बिल मंजूर हो गया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये फैसला है कि हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे। तो एक साहब ने पूछा तो गोया आप शाहीन बाग बनाएंगे, तो मैंने कहा ये आपका वर्जन है, मेरा वर्जन नहीं है। अलबत्ता शाहीन बाग में मुझे कोई गैर कानूनी बात नज़र नहीं आती, इतनी बात मैंने कही थी। कोई गैरकानूनी बात नज़र नहीं आती, यानी उनका जो प्रोटेस्ट था उस वक्त का कोई गैरकानूनी नहीं था, संविधान के दायरे में उन्होंने किया और यही आप लोग भी करने जा रहे हैं। तो शाहीन बाग बन भी जाएगा तो क्या कहने में गुरेज है कासिम रसूल इलियास साहब, क्या कबात है कहने में? बात हमने नहीं कही, वो बात हमारे मुंह में क्यों डाली जा रही है? हमने तो ये कहा कि हम देशव्यापी अभियान छोड़ेंगे, क्या शक्ल होगी? ये बात अश्योर करते हैं हम लोग कि वो पीसफुल होगा, वो डेमोक्रेटिक होगा, वो कानून के दायरे में होगा, वो लैंड रूल ऑफ लॉ के अंडर में होगा। मुसलमानों को आप कैसे समझा पाएंगे कि आपकी जो जायदादें हैं, यानी वफ़ की जो औकाफ़ की जायदादें हैं, वो छीन नहीं जाएं, इसके लिए आप घरों से बाहर निकलें? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कैसे समझाएगी और किस तरह से आप लोग इसको लेकर के चल रहे हैं? क्या ज़रूरत है, अब तो सब जानते हैं, अब सबके सामने पूरी बात मौजूद है। आप लोग बहुत बेचैन हैं, लोग तो चाहते थे कि इस वक्त भी पूरे मुल्क में अभियान छेड़ दिया जाए, हमने रमज़ान की वजह से रोका है, तो मुसलमानों के अंदर तो बहुत बेचैनी है। आखिरी मेरा सवाल है आपसे, मोदी जी को 2 बैसाखियों की ज़रूरत पड़ी और उसके बाद उनकी सरकार बनी। मैं बात कर रहा हूँ नीतीश और नायडू की। इस मामले को लेकर के आपकी लगातार बातचीत भी हो रही है, आपके लोग भी मिल रहे हैं, उन्होंने भी मुलाकात की और जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पहुंचा है तो उससे पहले भी और बाद में भी आप लोगों की बात हुई। आपको लगता है कि नीतीश और नायडू दोनों ही सपोर्ट करेंगे और वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की मुखालफत में आपके साथ आएंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के? देखिए, हमारी तो ख्वाहिश भी यही थी, कोशिश भी यही है और हम समझते भी यही हैं कि अगर ये पार्टियां ख़ुद को सेकुलर कहलाती हैं, ख़ुद को सेकुलर कहलाना चाहती है, मुसलमानों को वोट भी लेना चाहती है, तो उन्हें अब ये साबित करना है इस मौके पर कि वो बीजेपी के डिविजिव एजेंडा का पार्ट नहीं है। अगर वो साबित कर देती है तो उनको लोग मान लेंगे और अगर वो साबित करने में नाकाम रही है तो फिर मुसलमानों को सपोर्ट को टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। नहीं सर, तो लेकिन हुकूमत तो उन्होंने बनवा दी ना। आप देख रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या नायडू हो, हुकूमत तो उन्होंने बनवाने में मदद की ना। सेंट्रल गवर्नमेंट बन गई, सब कुछ हो गया, सारी चीज़ हो गई, तो अब उसके बाद समझाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? नहीं, अभी भी अपने आप को सेकुलर पार्टी कहते हैं ना, वो अभी भी ये कहते हैं कि हमको मुसलमानों का वोट चाहिए, तो समझाने की ज़रूरत तो है। और बाकी लोगों की अगर बात करूं, चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी हो या और दूसरे लोगों, अखिलेश वगैरह हो, वो आएंगे आपके यहाँ? हाँ बिल्कुल आएंगे। वो तो अभी भी अपोज कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने अभी भी जब ये इन्होंने कहा कि हम पेश करने वाले हैं तो उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन के साथ बात करके इसको ऊपर स्ट्रेटजी बनाएंगे कैसे इसका विरोध किया जाए। तो 17 तारीख को आपको उम्मीद नज़र आ रही है कि इट विल बी अ सक्सेसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024? इंशाल्लाह इट विल बी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कासिम रसूल इलियास साहब हमसे बात करने के लिए। कुल मिलाकर ये अब देखना होगा कि 17 मार्च 2025 को होने वाले प्रोटेस्ट में जो औकाफ़ की जायदाद के ख़िलाफ़ है, कौन सी पार्टियां आती हैं, कौन से लीडर्स आते हैं जो ख़ुद को सेक्युलर कह रहे हैं, और चाहे नीतीश और नायडू जिनके ऊपर सबसे बड़ी नज़र रहेगी, जिन्होंने हुकूमत बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया हुआ है, और आज नरेंद्र मोदी हुकूमत अगर कहीं है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ नीतीश और नायडू की वजह से है। लेकिन अब ये मुसलमानों को देखना होगा, तमाम मिली तंजीमों को देखना होगा और सबको, क्योंकि वफ़ की औकाफ़ की जायदादों को बचाना है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि हमारे साथ आना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।